सभी को जय श्री राम। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा है, आज हमारा डिस्कशन और एनालिसिस उसी के ऊपर है। ये एनालिसिस पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें न मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ना मैं पक्ष में हूं, ना मैं विपक्ष में हूं। देश, चूंकि मैं भारत में हूं तो मैं भारत देश की ही राष्ट्र धर्म जो है मेरा, उसको मैं पूरी तरह से निभाते हुए अपनी बात एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस पर मैं ये बात कहता हूं। इसमें जो मेरा मेन मेन पॉइंट है, एक तो ये इंडिया जो पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। इसमें आने वाली जो अभी रूलिंग पार्टी है, करंट रूलिंग पार्टी, एंड जो हमारे पीएम है, उनका क्या इसमें फ्यूचर रहेगा, या आगे क्या उसमें चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अपोजिशन इन्वॉल्व तो नहीं है। उसका एनालिसिस हम लोग यहां पर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे केवल, बाकी चीजों का डिस्कशन नहीं है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनालिसिस को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। और बाकी जो नहीं समझते हैं, या जो भी, अगर ये किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का कोई रोल इसमें नहीं है। अब अगर आप देखिए, मैंने इसमें जो बेसिक उठाए हैं, वो मैंने इंडिया की जो जन्म पत्री, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, रात में 0000 का टाइम, कंट्री इंडिया एंड प्लेस मैंने डाला न्यू दिल्ली। इसमें जो चलने वाली करंट दशा है जो इंडिया पे चल रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो करंट दशा चलती है देश पर, उसी से सारी चीजें गवर्न होती है। यहां पर चलने वाले बिजनेस, लोगों के थॉट प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, ये सब जो दशा चलती है जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की दशा ये सब रूल करती है, और इस दशा ही डिफाइन करती है कि क्या चीजें हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडन एस्ट्रोलॉजी हमारी है, उसके भी फार्मूले मैंने इसमें यूज किए हैं। साथ में ट्रांजिट तो लेना ही पड़ेगा जब मंडन एस्ट्रोलॉजी की बात आप कर रहे हैं। इसमें मैंने बेसिकली जो चार्ट्स यूज किए हैं, वो D1, D9, D30 एंड D10 चार्ट यूज किया है। D1 ओवरऑल बात, D9 हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, D10 क्योंकि यहां पे आने वाले समय में किस प्रकार के रोजगार, व्यवसाय, जॉब ये डेवलप होगी, इसलिए D10 को इन्वॉल्व करना जरूरी है। एंड D30 चार्ट किसी प्रकार की जो भी मिस फॉर्च्यून होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, किसी प्रकार का कोई भी देश में पर्सनल एक्सीडेंट है, उसके लिए D30 चार्ट जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपको इंडिया का जो चार्ट है वो आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करता हूं। ये देखिए, यहां पर भारतवर्ष की कुंडली दी गई है। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, इसलिए इधर नहीं देख पाऊंगा, कैमरा इधर है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, तभी मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो आप देखिए, ये भारतवर्ष की कुंडली, टॉरस लगन है। जब देश हमारा आजाद हुआ, तो टॉरस लगन का देश आजाद हुआ, यानी कि जब लगन टॉरस की चल रही थी 7 डिग्री की, लगन की डिग्री सबको दिखाई दे रही होगी, दिस इज द डिग्री ऑफ लगना। एंड लगन में राहु केतु, सेकंड हाउस में 12th एंड 7th लॉर्ड मार्स बैठे हैं अपनी एनिमी साइन में। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर जो आप भारतवर्ष की कुंडली देखते हैं, यहां पर 5 प्लैनेट, जिसमें से 2 प्लैनेट कंबस्ट हो चुके हैं, इनका कंजंक्शन थर्ड हाउस में है। एंड जुपिटर 6th हाउस में, और 7th हाउस में केतु बना हुआ है। तो जैसा सब लोग जानते हैं, कालसर्प कालसर्प दोष होता है। ये मंडन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लोग इसको व्यक्ति विशेष के लिए भी कालसर्प देखते हैं, जो कि कहीं इसके लिटरेचर नहीं मिले हैं। लेकिन मंडन एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखते हैं, तो वहां पर इसका लिटरेचर अच्छा है और इसको यूज करना चाहिए। लेकिन मंडन एस्ट्रोलॉजी में, नॉट किसी इंडिविजुअल चार्ट में। तो आप यहां देखिए, कालसर्प योग एक बनता नजर आ रहा है। बट यहाँ पे जो राहु है वो रेट्रो चलते हैं। तो जैसा हमको हमारे आचार्य ने बताया, हमारे टीचर ने बताया, कि जब राहु जो चलेंगे वो रेट्रो चलेंगे। ठीक है, तो राहु के रेट्रो चलने पर अगर प्लैनेट आते हैं तो ही कालसर्प मानना चाहिए। तो आप देखो, राहु
दो यानी टॉरस साइन में है। जनरली हम लोग प्लेनेट का जो मूवमेंट होता है जन्म कुंडली में, वो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ऐसे मूव कराते हैं। बट राहु केतु का जो कालसर्प के लिए जो बताया गया, उसमें प्लेनेट को इस प्रकार से मूव कराया जाता है, इस प्रकार से, यानी लगना, देन 12th हाउस, देन 11th हाउस, देन 10, 9, 7, 6 एंड केतु की तरफ ये आएगा। अब बात ये आती है कि जब ऐसे राहु यहाँ पे घूमेगा, तो इसके हाफ स्पीयर में जिधर मूवमेंट है राहु का रेट्रो, उधर कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये कालसर्प प्रभावी नहीं होगा। अगर जो लोग जो है कालसर्प लगाते हैं कुंडली के अंदर भी, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट, वैसे लगाना नहीं चाहिए, बट अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर राहु केतु के जो रेट्रो पोजीशन है, जब राहु चलेंगे, राहु नॉट केतु, तो राहु जब रेट्रो चलेंगे घूमेंगे, तो उसमें अगर सारे प्लेनेट फंसते हो, आते हो, तो कालसर्प माना जाता है, वरना नहीं माना जाता है। बट फिर भी लोग कहते हैं इंडिया की कुंडली में कालसर्प है, बट गलत है ये। आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ये मैंने बता दिया, आप पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ जो मेन बात है, मेन बात क्या है कि जो सारे प्लेनेट का कंजंक्शन थर्ड हाउस में, ये बहुत सारे योगों और कुयोगों को भी बनाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लग्नेश यानी कि असेंडेंट लॉर्ड वीनस अस्त होकर के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अस्त क्यों है? क्योंकि कंबस्ट है, सन के साथ है। मैं डिग्री भी अगर ओपन कर दूं तो आपको देखिए 23 डिग्री का आपको वीनस दिखाई देता है, एंड सन 28 का बड़ा क्लोज कंजंक्शन है। सो यहाँ पे वीनस कंबस्ट है। एंड सेम अगर आप सैटर्न की पोजीशन भी यहाँ पे देखते हैं, तो वो भी सन के नियर ही है, 20 डिग्री का है, एंड ये कंबस्ट है। बाकी जो मरकरी है, एंड मून तो कभी हो ही नहीं सकता कंबस्ट, मरकरी जनरली हो जाता है, बट यहाँ पे कंबस्शन उसका नहीं। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारा फर्स्ट लॉर्ड है यानी कि लग्नेश, जो फिफ्थ लॉर्ड है यानी मरकरी, और अगर नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न, इन तीनों का कंजंक्शन आपके थर्ड हाउस में बना हुआ है। तो ये अच्छा योग मानते हैं, त्रिकोण के प्लेनेट सारे एक उपचय भाव थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, मेन यहाँ पे देखा जाना चाहिए दशाएं। तो इस वक्त जो चंद्रमा की दशा, मून की दशा ऑपरेट हो रही है, ये मून की दशा सितंबर 2015 से सितंबर 2025 तक चली। तो जब थर्ड हाउस की दशा ऑपरेट होती है, थर्ड हाउस जो मून है वो थर्ड हाउस लॉर्ड भी, और थर्ड हाउस की दशा ऑपरेट हो रही है फोर्थ लॉर्ड के साथ है। थर्ड हाउस सबको पता है बॉर्डर का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, तो आप देखिए कम्युनिकेशन का होता है, टेलीकॉम सर्विसेज का होता है, साथ में जो क्या नाम ऑनलाइन सर्विस का होता है। तो आप देखिए सितंबर 2015 से सितंबर 2025 तक ये चीजें एक्टिवेट हो गई। कोई भी दशा अगर चलती तो वो चीज अपने आप को एक्टिवेट करेगी। एट प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखते हैं, तो 11 मार्च 2025 से सितंबर 10 सितंबर 2025 तक सन की अंतरदशा ऑपरेट हो रही है, जो कि दोनों यही थर्ड हाउस में बैठे हैं। तो थर्ड हाउस इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस वॉर का फ्यूचर क्या है, तो D1 चार्ट में आप देखिए, जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो दोनों जो सितंबर 2025 तक चल रही है, वो थर्ड हाउस में है। मार्स अगर हम देखें ट्रांजिट के अंदर, तो मार्स आपको पता है कि ये कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहा है, यानी थर्ड हाउस में मार्स यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, जो कि हमको बात बताता है कि सेना प्रभावित होगी। और ये साथ में जो मंगल है वो नीच का डेबलेटेड है, तो बॉर्डर पर गुस्से से रिएक्ट करना, बॉर्डर, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है मेनली बॉर्डर है, वॉर जोन है, बॉर्डर एंड वॉर जोन, ध्यान रखिएगा मेरी बात, बॉर्डर एंड वॉर जोन। और जब यहां पर ट्रांजिट का मार्स डबलेटेड होकर आए और दशा भी इन्हीं की चले, दशा भी थर्ड हाउस की चल रही है, तो आप देखिए थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया। तो बॉर्डर में जो सेना है वो प्रभावित हुई, नीच का मंगल है, गुस्सा आएगा, गुस्से से ये रिएक्ट करती है, और इनकी जो प्लानिंग होती है वो वीक होती है। इनकी प्लानिंग पहले बहुत अच्छी है, जब मार्स डबलेटेड नहीं हुआ तो इन्होंने बहुत पहले प्लानिंग सब करी हुई थी, लेकिन जब ये डबलेटेड हुआ, तो चूंकि प्रेशर में ये रिएक्ट कर रही है, क्योंकि कोई ना चीज वहां से मतलब पड़ोसी देश से वो भेज रहे हैं, तो यहां उनको बचाने के लिए रिएक्ट कर रही है, तो थोड़ी यहां प्लानिंग वीक दिखाता है मार्स।
लेकिन 8 जून 2025 को ये जो मार्स है वो मूव कर जाएगा कहां पर, फोर्थ हाउस में, यानी लियो साइन में। तो ये देश के अंदर, क्योंकि जहां मार्स जाता है वहां एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, तो ये देश के अंदर एग्रेशन, मिलिट्री बेस से रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गुस्सा आएगा और मिलिट्री बेस से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जुपिटर अभी 18 मई को जेमिनी यानी सेकंड हाउस में मूव करेंगे। अभी जो जुपिटर हैं, जुपिटर अभी ट्रांजिट के वो लगन में चल रहे हैं और वो मूव कर जाएंगे 18 मई को सेकंड हाउस में, जेमिनी में। यहां से अगर आप देखिए तो यहां से जो जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट कहां जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, सिक्स हाउस एनिमी पर जाएगी। सेवेंथ एस्पेक्ट जो जाएगी इनकी कहां जाएगी, वो जाएगी एट्थ हाउस में। एंड नाइन्थ एस्पेक्ट जो जाएगी वो टेंथ हाउस पर जाएगी। तो अगर नाइन्थ एस्पेक्ट की बात करें तो जो टेंथ हाउस में जा रही है, टेंथ हाउस किसका है, सरकार एंड लीडरशिप का। तो सरकार, आर्मी एंड लीडरशिप पर जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट जाएगी। अब राहु को अगर आप देखिए, राहु राहु एट प्रेजेंट टाइम में पाइसेस यानी 11th हाउस में चल रहे हैं। लेकिन ये 19 से मई 19, 18 मई को जुपिटर ट्रांजिट होगा और 19 मई को राहु ट्रांजिट होकर रेट्रो आएंगे, उल्टा आ जाएंगे, यानी वो भी 10th हाउस में आ जाएंगे, जो कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग, वॉर के माध्यम से शो करता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि 10th हाउस स्टेटस का भी है, तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग वॉर के माध्यम से यहां पर ये इंडिकेट करता। क्यों, राहु आ गए 10th हाउस में, ब्रांडिंग को इंप्रूव करेंगे। जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट 10th हाउस पे है। एंड मंगल जब यहां पे मूव कर जाएंगे, आपके कब मूव कर रहे हैं, ये अभी जून में 8 जून को, तो यहां से ये सीधा आ जाएंगे कहां पर, इनकी सेवेंथ एस्पेक्ट 10th हाउस में होगी। तो ये बताता है कि वॉर के माध्यम से देश के अंदर तो एग्रेशन आएगा, वॉर के माध्यम से पॉलिटिकल ब्रांडिंग यहां पर मजबूत होने के चांस आपको दिखाई देते हैं। अब अगर आप D10 चार्ट को देखिए, D10 चार्ट मैंने ओपन किया, पाइसेस लगना का आपको दिख रहा होगा D10 चार्ट। यहां पर मार्स और केतु कहां पर बैठे हैं, सिक्स हाउस में, किसमें, लियो साइन में। अगेन अथॉरिटी साइन में है और कहां पर है, लियो साइन में है, जो राज्य द्वंद्व को इंडिकेट करता है। क्योंकि लियो साइन ना, अथॉरिटी, राजद्वंद को इंडिकेट करता है, सडन अटैक को इंडिकेट करता है, एंड लॉलेसनेस को इंडिकेट करता है, लॉलेसनेस। क्यों, यहां पर क्यों बात हुई, यहां पर भी सिंह राशि आ रही है, तो यहां पर आपको मंगल एंड केतु का इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। सन जो कि सिक्स लॉर्ड है, कहां पे, D10 चार्ट में सन जो है यहाँ पे सिक्स लॉर्ड है, वो आपके 10th हाउस में आए पड़े। यानी D10 चार्ट भी हमको बताता है कि यहां पर क्या हो जाएगा कि सन आना, कमांडिंग, गवर्नमेंट की कमांडिंग होगी। कहां पर होगी, गवर्नमेंट लीड करेगी, मिलिट्री कमांडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। यानी आप ये समझिए देश में जो मंगल की अब आने वाली दशा भी है, तो यहां मिलिट्री हमारी बड़ी मजबूत होगी, मिलिट्री कमांडिंग बड़ी मजबूत होगी, गवर्नमेंट लीड करेगी और ये मजबूत होगी। इसके बाद अगर आप देखिए, जुपिटर D10 चार्ट के लग्नेश है, जुपिटर, क्योंकि D10 चार्ट में आपका पाइसेस लगना आती है जो कि इसके लग्नेश है। और ये जो जुपिटर है वो कहां पर आ गए हैं, वो आ गए हैं फोर्थ हाउस में, जेमिनी साइन में। फोर्थ हाउस यानी कि मिथुन राशि में, जेमिनी साइन में यहां पर आ गए हैं। तो जो कि बताता है कि प्लानिंग में हर्डल, क्योंकि शत्रु राशि है ना, तो प्लानिंग में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। राहु कहां पर बैठे हैं, देखिए T10 में 12th हाउस में बैठे हैं। प्लस यहां पर अगर आप देखें, राहु यहां पे 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 7 8 9 10, हाँ, तो राहु यहां पर जो 12th हाउस में यहां पर बैठे हुए हैं, तो रणनीति कोई छुपी हुई रणनीति, विदेशी जो यहां पे हस्तक्षेप है वो इंडिकेट करता है। विदेशी रणनीति और छुपे हुए हस्तक्षेप यहां पे इंडिकेट करता है। मून को देखिए जिसकी दशा चल रही है D10 चार्ट में, ये मून कहां पर आ गया, फिफ्थ लॉर्ड है, जो कि कहां पर बैठा हुआ है,
सेकंड हाउस में, जो कि बताता पब्लिक सेंटीमेंट को, क्योंकि मून तो मन का कारक है। पब्लिक सेंटीमेंट सेंसिटिव पर सरकार का, लेकिन सेंसिटिव तो है लेकिन वो सरकार के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है। अब यही सेम बात D30 से समझिएगा, तब मैं कंक्लूजन निकालूंगा इससे। D30 चार्ट बहुत डीप में समझिएगा सारी बातें। यहां पर आप देख रहे हैं ये वर्गो लगन है, यहां पे राहु और केतु जो है लगन में बैठे हैं। तो D30 चार्ट में जब राहु केतु लगन में बैठे हैं तो सबको पता है इस देश की जो स्टार्टिंग हुई थी वो छल से की गई थी। छल से, राहु छल का कारक है, D30 चार्ट में लगन आ गए तो देश जो है वो छल से स्टार्टिंग की गई, और हर बार ये छला जाता है। किसके द्वारा? बहुत सारे लोगों के द्वारा ये छला जाता है। जब ये स्टार्ट ये देश बन रहा था तो छल से इसके दो पार्ट हो गए थे, छल से ही हुआ था, सबको पता है। राहु केतु देखिए D30 चार्ट में लगन में आया तो लगन यहां प्रभावित हो गई। और अगर आप यहां भी देखिए D30 चार्ट में तो मंगल 8th हाउस में आया है एक्वेरियस साइन में, जो बताता है स्ट्रैटेजिक वायलेंट रिटेलिएशन। स्ट्रैटेजिक वायलेंट रिटेलिएशन यहां पे इंडिकेट कर रहा है D30 चार्ट में मंगल 6th हाउस। एंड यहां पर जिसकी दशा चल रही है मून की D30 चार्ट में, वो आपको 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, जो कि ये इंडिकेट करता है इमोशनल प्लस नेशनलिस्टिक गेन। यानी कि इमोशन है, राष्ट्र का गेन होगा, राष्ट्र की तरफ लोग का इमोशन हमेशा बना रहता है। अब यहां पे देखिए कुंडली के अंदर 5th हाउस में D30 चार्ट में सन सॉरी वीनस एंड सैटर्न का कंजंक्शन, वीनस एंड सैटर्न का कंजंक्शन 5th हाउस में। ये वॉर जो चल रही है ये जन भावना से जोड़ी जा रही है या जुड़ी है, या आप ये कह सकते हैं इंडिया में जो भी वॉर होती है वो जन भावना से जुड़ी हुई रहेगी। सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो कहां आ रही? 7th हाउस में। 7th हाउस में कौन बैठा है? 7th हाउस में लग्नेश, यानी कि D30 चार्ट का लग्नेश नीच का होकर के बैठा है। तो लगन पर राहु केतु का प्रभाव और लग्नेश पर ये शनि का प्रभाव, जो कि 6th हाउस लॉर्ड भी है D30 चार्ट में। तो जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो थर्ड हाउस मतलब कि इसकी थर्ड एस्पेक्ट लग्नेश पे जा रही है एंड लगन पर राहु केतु का प्रभाव है, तो हमेशा जो है यहाँ पे किसी भी भावना को जन साधारण से जोड़ करके कोई भी वॉर यहाँ पे लड़ा जाता है। कंक्लूजन क्या है इसका और वॉर ड्यूरेशन क्या रहेगी? देखिए कंक्लूजन ये कि वॉर लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो कहानी गढ़ रहे हैं वो मंगल यहाँ पे इन्वॉल्व है सारी जगह, तो ये और मंगल का भी ट्रांजिट हो जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। बीच बीच में ऐसी खबरें आएंगी कि अब वॉर बंद हो गया, वॉर बंद हो गया, बट अभी ऐसा नजर नहीं आता है, अभी ऐसा नजर नहीं आता। ये आप मान के चलिए जो युद्ध है वो जून की स्टार्टिंग हो सकती है, जून की मिड तक जा सकता है, ये युद्ध बंद होगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेंगी। बीच बीच में ऐसी घटनाएं या ऐसे न्यूज आपको दिख रहे हैं कि पड़ोसी देश हस्तक्षेप करके हमारे भारत के कुछ फ्रेंड जो राष्ट्र है या फ्रेंड जो कंट्री है वो इन्वॉल्व हो गया और उसने कर दिया, बट ये पूरी तरह से ये बातें सच नहीं होंगी। ये इसमें वॉर चलता रहेगा, लेकिन वॉर कहां होगा? ध्यान रखिएगा, थर्ड हाउस एक्टिवेट है, केवल और केवल बॉर्डर पर होगा, बाकी देश के अंदर कहीं अभी कुछ होने नहीं जा रहा है। मंगल जब 4th हाउस में आएगा तब देश में एग्रेशन आपको नजर आएगा, बट वो तो आएंगे अभी जून में, अभी तो नहीं आने वाले। तो वॉर लंबा नहीं चलेगा, और ये जो वॉर है ये मिलिट्री छवि को बनाए रखने के लिए किया जाएगा कि हम हमारा मजबूत है, हम मजबूत है भी, इसमें कोई बट भी नहीं है। उसी मजबूती को जब तक हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस क्या दिखाने का है, वही थर्ड हाउस दिखाएंगे हम कि हम कितने मजबूत हैं। कहां पर दिखाएंगे? केवल बाउंड्री पर, यानी केवल बॉर्डर पर। तो मिलिट्री छवि को रखने का एक जरिया भी हो सकता है या छवि को बनाए रखना भी जरूरी है। ये वॉर ये मेन इंटेंशन है वॉर की। अगस्त सितंबर, वॉर इतना लंबा नहीं जाएगा, अगस्त सितंबर 2025 के बाद ये जो है ये एकदम कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा एकदम कोल्ड वॉर, मतलब अपने अपने देश में बैठे रहेंगे, गालियां एक दूसरे को देंगे, छोटी मोटी घटनाएं देखी जाएंगी,
बट उसका कोई मतलब नहीं, कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जून में जो मैंने बोला, मई तक ये चलेगा थोड़ा बहुत, बहुत लंबा नहीं है, कोई बहुत बड़ा कुछ युद्ध नहीं होने वाला। लेकिन जो बीच बीच में न्यूज आएगी कि बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ऐसा अभी नजर कम आ रहा है। मतलब मई तक तो जाएगा, आप घटनाएं सुनेंगे मई तक। जून में जाके ये बंद हो जाएगा, उसके बाद अगस्त सितंबर तक ये कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्स की जो सॉरी, जो पहले मून की जो दशा है उसको समझिए। मून की दशा थर्ड हाउस में है, बॉर्डर, दिखावा, एक्टिवेट है। कब तक एक्टिवेट है? ये सितंबर 2025 तक। इसके बाद मार्च की दशा स्टार्ट होगी, और मार्च देखिए D1 में सेकंड हाउस में बैठे हैं, लॉर्ड है 12th के एंड 7th के लॉर्ड है। तो ये जो मार्च की जो महादशा स्टार्ट होगी, ये कब स्टार्ट होगी? सितंबर में। जो कि इंडिकेट कर रही है कि जैसे मार्च की दशा स्टार्ट होगी, कोई ना कोई भारत स्ट्राइक करेगा, कोई ना कोई भारत इसके स्टार्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्राइक, या किसी टैक्टिकल डिप्लोमेंट हो सकता है। कोई टैक्टिकल डिप्लोमेंट हो सकता है, डिप्लॉयमेंट हो सकता है, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर कोई स्ट्राइक यहां पे होगी। कब? जब मार्च की दशा स्टार्ट होगी। कब होगी? सितंबर 2025। अभी नहीं, अभी नहीं। ये वॉर लंबा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये फेज्ड और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव वाला है। फेज्ड है, बटा हुआ है, और लिमिटेड, इसका कोई ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है। अब आते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या यहां है। तो आप देखिए D1 और D10 में चार्ट में इसके संकेत मिल रहे हैं। पहले मैं D10 ओपन कर लूं, अभी D30 चल रहा था, D10 ओपन कर लूं। अब जब हम D1 पे गए, तो जुपिटर जो है वो जेमिनी में, जुपिटर जेमिनी में सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं D1 में। और अगर हम, वैसे तो ये ऐसे लगाया नहीं जाता, बट चलिए, मिथुन राशि यहां पे पड़ रही है, कहां पे? D10 में, फोर्थ हाउस में पड़ रही है, जो कि ये बताता है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और लैंड बेस्ड एक्सपेंशन को ये इंडिकेट कर रहा है। जुपिटर जब आपके आएंगे कहां पर? जेमिनी राशि में, यानी सेकंड हाउस में जाएंगे, तो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और लैंड बेस्ड एक्सपेंशन को इंडिकेट कर रहा है। यानी जिसका जो है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी काम है वो ठीक चलेगा, जिस जो टेक्निकल है वो ठीक चलेगा, फाइनेंस उठेगा क्योंकि सेकंड हाउस है, ये यहां पे मजबूत हो जाएगा। राहु का एक्वेरियस साइन, राहु कहां पर ट्रांजिट करेंगे? ये राहु ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस में, यानी एक्वेरियस साइन में, यानी एरी साइन में ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। यही जो कुंभ राशि है, अगर आप देखिए, ये 12th हाउस में आती है D10 चार्ट में, D1 चार्ट में 10th हाउस में है, और D10 चार्ट में ये 12th हाउस में है, जो कि आपको बताती है कि इंडिया की ब्रांडिंग ग्लोबल स्टेज पर जाएगी। कब जाएगी? दो चीजें, जब ये मार्स की दशा स्टार्ट होगी, एंड जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट आपको अभी देखने को मिलेगा, तो ये आपको नजर आने लगेगा। एंड जब ये मार्स की दशा स्टार्ट होगी, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा नजर आने लगेगा। और सैटर्न जो है वो आपके पाइसिस, यानी कि कहां पर बैठे हैं? वो 11th हाउस में, पाइसिस राशि, यानी D1 कुंडली की पाइसिस साइन, जो कि 11th हाउस में आती है। साथ में यही जो पाइसिस साइन है, D10 का लगन भी बनी हुई है। तो चूंकि 12th हाउस किस चीज का है? फॉरेन इन्वेस्टर का है। शुरू में जब ये जुपिटर जेमिनाई में जाएंगे, तो यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट होगा, और धीमे होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस जैसा हुआ वैसे स्टार्ट हो गया, बहुत धीमी गति से होगा, लेकिन बहुत भरोसेमंद वाला होगा। मतलब कोई एक देश आएगा, बहुत भरोसे के साथ आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि सारे लोग एक साथ इकट्ठा होके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे आएगा, लेकिन भरोसे के साथ आएगा। अगर डिटेल में स्पेसिफिक बात करी जाए, तो जब मार्स की दशा स्टार्ट होगी, तो मार्स एंड केतु 6th हाउस में बैठे हैं। देश को देश को रिस्क के देश को रिस्क लेकर के, क्योंकि 6th हाउस से रिस्क लेकर के एडवांस टेक्नोलॉजी लाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी मार्स की दशा में। अभी जो
स्टार्ट होगी सितंबर 2025 में। तो जो लोग इसमें बीटेक उटेक कर रहे हैं वो भी जरा अपने सोच समझ कर करें, इसी फील्ड में करें, तो अभी लंबा जो मंगल का समय आएगा महादशा, उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो कि बताने, और यहाँ पे D10 चार्ट में 6th हाउस में मार्स प्लस केतु है, तो देश को रिस्क लेकर के एडवांस टेक्नोलॉजी लाने पर मजबूर कर देगी, और ये आएगी यहाँ पे। राहु जो है, राहु राहु जो D1 कुंडली के कहां पर आ गए, D1 कुंडली के आ गए 10th हाउस में, जो स्टेटस का दिखाता है। और वही 10th हाउस में D1 की जो एक्वेरियस साइन है, D10 कुंडली के, वो आपके 12th में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड में सडन शिफ्ट हो जाएगा ये, ग्लोबल ट्रेड सडन शिफ्ट होगा, ये सडन अचानक। राहु, मरकरी 4th और 7th लॉर्ड है। मरकरी कहां का, D10 का, देखिए 4th और 7th लॉर्ड है, कहां पर बैठा है, 5th हाउस में बैठा है। इमोशनल पर एम्बिशियस ट्रेड पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। इमोशनल क्योंकि कर्क राशि में बैठा है, वॉटरी साइन है, मून का साइन है। इमोशनल 5th हाउस में बैठा है, एम्बिशियस ट्रेड पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। कंक्लूजन क्या निकला कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का ग्लोबल हब बनाए जाने के लिए जो बहुत से देश है, मेनली यूएसए, जापान और फ्रांस, यूएसए, जापान और फ्रांस, ये इंडिया को अब किसमें, वेपन के थ्रू या एडवांस टेक्नोलॉजी में एक हब बनाए जाने पर यह विचार कर रहे हैं। 2025 से 2027 के बीच, यानी 25 का मिडल, वही सितंबर के बाद मानिए, के बीच, 2027 के बीच भारत चाइना का ऑल्टरनेटिव रूप मेन बनेगा। यानी जो लोग अभी तक आंख लगाए बैठे हैं चाइना की तरफ, वो भारत नजर आएगा आपको। अब लोग होप बढ़ जाएगी, यानी इंडिया की तरफ भी ये सारी चीजें डेवलप होगी। तो अगर आप और कंक्लूजन पे इसमें जाइए, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, स्टेचर है, वो बढ़ेगा। इंडिया का इकोनॉमिक, क्योंकि 2nd हाउस वहां पर बैठे हैं, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो स्टेचर है वो बढ़ेगा। यूएसए, जापान एंड अदर जो कंट्री हैं, जो एशियन कंट्री हैं, वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस पार्टनर के रूप में, डिफेंस पार्टनर के रूप में एक्टिवली लेंगे। यानी वो ये चाहेंगे कि हम चाइना से ये सब चीजें ना करके इंडिया के साथ ये अपना कांटेक्ट करें। ये बहुत अच्छी न्यूज है, और ये जुपिटर जो आने वाला है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और चाइना की इकोनॉमी को आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा, कि उधर कोई जाएगा नहीं तो उसको अलगाव देखना पड़ेगा, आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। ये स्लो होगा, एकदम अचानक नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत स्लो स्लो होगा। लेकिन 26 के बाद, 20 से यानी 27 से थोड़ी ये स्पीड पकड़ने लगेगा, और बहुत स्पष्ट रूप से 27 में आपको दिखाई देने लगेगा। ये वॉर एक जियो पॉलिटिकल का पार्ट है, जियो पॉलिटिकल रिलाइजमेंट का एक पार्ट है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। चाइना को आइसोलेट करने के लिए वेस्ट ने, जो वेस्टर्न कंट्री है, ने एक नरेटिव बनाया, जिसमें इंडिया को फ्रंट फुट पर आना पड़ा, मजबूरी में, राहु केतु D30 चार्ट के लगन में आना पड़ा। और ये हमारी लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये इमेज जो बनी है, जो हमने बहुत बहादुरी से, जो हमारे देश के सिपाहियों ने सामना किया, जो ये इमेज बनी, क्योंकि ये एक आप मान के चलिए, एक ये युद्ध टेस्टिंग भी थी कि क्या वाकई जिसके साथ ये वेस्टर्न कंट्री समझौता करने जा रहे हैं, क्या ये अपने आप में भी कुछ रखता है, कि बस ऐसे ही बता ही रहा है। तो ये टेस्टिंग पैटर्न भी था। ये है मेन स्ट्रेटजी, और ये मेन जिसको आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, वो ये थी यहां पर, जो कि हमें प्लेनेट बता रहे हैं।
मैं बाकी कहीं सी बात कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल प्लेनेट को पकड़ रहा हूं, दिमाग में केवल एस्ट्रोलॉजिकल मेरे कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनाना और चाइना को ग्लोबल बैंक से पुश कर देना, ये एक मेन मकसद हो सकता है, जिसको आप इंटरनेशनल आउटकम भी कहेंगे यहां पर। अब बात आती है कि जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी जो रूलिंग पार्टी है, इसका क्या फ्यूचर होगा? क्या ये ऐसे रहेंगे या इसमें भी कोई चेंज नजर आता है? तो इसके लिए हमें D1, D9 और D10 का सहारा लेना पड़ेगा। मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, मैंने दो बातों का आंसर दे दिया, तीसरी बात में मैं आ रहा हूं। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं इसमें D1, D9, D10। पहले D9 चार्ट उठाते हैं, मैं D9 ओपन कर रहा हूं। देखिए, D9 जैसे आपने ओपन किया तो आपको क्या दिख रहा है? वहां पे भी पाइसेस लगना है, सन लगन में बैठे हैं, सन लगन में बैठे हुए हैं, जो कि कहां के लॉर्ड है? सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड। तो जब सिक्स्थ लॉर्ड लगन में आ गए तो अपोजिशन के बीच अभी डोमिनेंट इमेज इनकी रहेगी, जो अभी रूलिंग पार्टी और जो हमारे अभी पीएम है, इनकी अपोजिशन में, अपोजिशन के बीच एक डोमिनेंट इमेज देखने को मिलेगी। एंड जुपिटर, जुपिटर जो कि लग्नेश है, वो कहां पर जा रहा है? D9 के थर्ड हाउस में है, D9 के थर्ड हाउस में है। और जुपिटर लग्नेश के साथ साथ टेंथ हाउस का भी लॉर्ड है, टेंथ हाउस का भी लॉर्ड है। और अभी उसका ट्रांजिट कहां होगा? D1 में सेकंड हाउस पर होगा, सेकंड हाउस में होगा, ये बताता है। और लेकिन अगर आप देखिए, D9 का जो लग्नेश और टेंथ हाउस का लॉर्ड है, वो टॉरस साइन में, जो अपनी एनिमी साइन में है, अपनी एनिमी साइन में है। ये लीडरशिप पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, दबाव भी है। ऐसा नहीं कि जो जो मन में आ रहा है हमारे प्रधानमंत्री है जो भी है वो ऐसा कर ही रहे, नहीं, इन पर दबाव भी है, प्रेशर भी है। क्यों? क्योंकि एनिमी साइन में ये बैठा हुआ है। मरकरी जो कि आपका फोर्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड है, पर देखिए मरकरी कहां पर है? मरकरी आ गए आपके कहां पे? नाइन्थ हाउस में, दिख रहा होगा आपको, मेरा कर्सर जा रहा है, वो भी एनिमी साइन में। और इसी लग्नेश और टेंथ लॉर्ड जो जुपिटर बने, उनकी सेवेंथ एस्पेक्ट भी जा रही है। तो उनकी सेवेंथ जो एस्पेक्ट जा रही है, ये पब्लिक, पब्लिक फोर्थ हाउस, राजनीति में डिसीजन बेस्ड चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, जो अभी रूलिंग पार्टी और उनके मतलब हमारे जो पीएम है, इनको किस चीज का? राजनीति में डिसीजन बेस्ड, मरकरी है ना, डिसीजन चैलेंज क्यों? क्योंकि ये एनिमी साइन में दोनों प्लेनेट हैं, चैलेंज फेस करना पड़ेगा। मार्स को अगर आप समझिए तो सेकंड लॉर्ड है, देखिए, एंड साथ में नाइन्थ लॉर्ड है। और कहां पर बैठे? सबसे अच्छे घर में, टेंथ हाउस में, अपनी मित्र के घर में, यानी अपनी फ्रेंड साइन सेजिटेरियस हाउस। एंड मार्स खुद अग्नि कारक प्लेनेट है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो राशि सेजिटेरियस है वो भी फायरी साइन है, यानी मार्स यहां बहुत पावरफुल हो रहा है। मार्स यहां पे क्या हो रहा है? बहुत पावरफुल हो रहा है, जो कि पावर को सस्टेन करने की इच्छा और शक्ति और सक्षमता दोनों तीनों देता है, जो अभी की रूलिंग पार्टी है। क्योंकि अभी हमारे पीएम पर भी मार्स की दशा स्टार्ट होने वाली है, देश पर भी मार्स की दशा स्टार्ट होने वाली है। जब जो देश पर दशा स्टार्ट हो, उसके राजा पर भी यही दशा स्टार्ट हो, तो सिद्धांत कहता है पराशरी का कि भाई वो चीजें ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, राजा और देश पे सेम दशा, इससे अच्छी क्या बात? तो यहां पे पावर सस्टेन करने की इच्छा है, और साथ में केवल इच्छा नहीं है, वो इसमें क्षमता भी है इनमें, ये कर भी सकते हैं। D10 चार्ट की अगर हम एनालिसिस करें इसी प्रकार से, तो देखिए D10 चार्ट अगेन पाइसेस लगना का हुआ। D10 चार्ट टेंथ हाउस में, यहां सन है, D9 में लगन में सन थे, यहां पे कहां पे है? यहां टेंथ हाउस में सन है। और कहां के लॉर्ड बने? सिक्स हाउस के लॉर्ड बने। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। सिक्स हाउस में देखिए मार्स एंड केतु, पार्टी के अंदर रेबेलियन इंडिकेट करता है। मार्स एंड केतु सिक्स हाउस D10 चार्ट, पार्टी के अंदर रेबेलियन। सैटर्न सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है,
कहां का लॉर्ड है? 11th एंड 12th का, 11th एंड 12th का। और इस सैटर्न के पास राहु का भी कुछ ना कुछ असर है, क्योंकि सैटर्न की राशि में राहु है, तो राहु के पास सैटर्न का भी इफेक्ट हुआ एंड सैटर्न के पास राहु का भी इफेक्ट हुआ यहां पर। तो जो सैटर्न 7th हाउस में और 7th हाउस पार्टनरशिप है, तो ये पार्टी अलाइनमेंट को, जो पार्टी का जो अलाइनमेंट है, इन पर इफेक्ट आएगा, इस पर इफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। मार्स महादशा जो कि 6th हाउस में है D10 के, वो सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। मार्स मार्स को अगर आप देखेंगे, तो यहां पर अगर आप देखिए, कहां पर? D1 में पहले वो 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है D1 में, और 6 यहां पर क्या D1 में, और 2nd हाउस में बैठे हैं। D10 में अगर आप आते हैं, तो D10 में ये मार्स जो है आपके 6th हाउस में है D10 में। व्यक्ति विशेष लीडरशिप स्टेबल रहेगी, जो भी पीएम है वो स्टेबल रहेंगे। अंदर से दल बदल या दूसरा कोई फेस फ्रंट बन सकता है, लेकिन इनका दबदबा बनेगा। कोई और भी व्यक्ति इनके पद को उन्हीं की तरह ऊर्जावान, उन्हीं की तरह इच्छा वाला, उन्हीं की तरह देश के बारे में सोचने वाला कोई व्यक्ति बन सकता है। ये ढूंढना पड़ेगा, कुंडलियां तरह तरह की देखनी पड़ेगी कि कौन ऐसा व्यक्ति जो ये फेस बनेगा। कंक्लूजन इसका क्या है? 2025 के बाद भी जो करंट पीएम है वो बने रहेंगे। सितंबर 2025 के बाद इंटरनल पार्टी में रिशफलिंग या पॉलिसी बेस्ड पावर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन संभव है। बताने जो फेस आएगा वही थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करेंगे, और ये भी संभालने की कोशिश करेंगे, बने रहेंगे स्टेबल। अभी कोई इनकी में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, जो ये कुंडली दिखा रही है। अब उनकी कुंडली क्या कहती है उसके बेसिस पर अलग डिस्कशन हो सकता है। जनता में अब भी जो हमारे करंट पीएम है उनके स्वयं प्रभाव बना हुआ, उनका भी प्रभाव बना हुआ, और जनता में भी उनके प्रति भी जो लगाव है वो बना हुआ है। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। सितंबर 2025 तक, सितंबर, पीएम एक्टिव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद इंटरनल पार्टी जो रिशफलिंग है, या मैंने जो बताया लीडरशिप ट्रांजिशन का योग बनता है, कहीं ना कहीं पावर डिसेंट्रलाइज होगी, वहां से कुछ चीजें आपको नजर देखने को मिलेंगी। पब्लिकली उनका स्टेचर बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रकार की प्रॉब्लम नजर नहीं आती पब्लिकली। अब देखिए क्या कोई इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या पोजीशन है, उनका रोल क्या है? तो D1 को देखिए, D1 और D30 पे फोकस करना है हमें, D1 और D30 पर। तो अगर आप D1 को देखिए, तो D30 चार्ट में जो सैटर्न एंड वीनस आपके 5th हाउस में है, अपोजिशन में कोई यूथ आइकन, कोई आने की बाहर कोशिश करेगा, कोई यूथ वो आने की कोशिश करेगा। मार्स मार्स यहां पर 8th लॉर्ड है D10 में, और साथ में 3rd लॉर्ड भी है, जो कि क्या छुपी हुई पॉलिटिकल छुपी हुई पॉलिटिकल कोई इशू ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल, और वेपन भी हो सकता है। यहां मून 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है, पब्लिक इमोशन रिएक्शन स्ट्रांग होगा। मरकरी जो कि लग्नेश एंड 10th हाउस के लॉर्ड है बट डेबिलिटेड है, जो कि सरकारी नरेटिव हमारा कमजोर होगा, पर वो इमोशनली ड्राइव होगा, इमोशनली ड्राइवन है, इमोशन में ड्राइव होगा। सरकारी जो तंत्र है वो कमजोर पड़ेगा, लेकिन इमोशनली ड्राइव होगा। कंक्लूजन क्या है इसका? अपोजिशन 2025 के आखिरी तक प्रेशर बनाता रहेगा। 26-27 में रीजनल पार्टी और यूथ बेस्ड प्रोटेस्ट हो सकते हैं। यूथ जो है कहेगा ये नहीं वो होना चाहिए, ये यूथ बेस्ड यहां प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो मैंने एनालिसिस करी उससे आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि इसका जो लास्ट है ये युद्ध का मतलब क्या है, युद्ध में कौन यहाँ पे इन्वॉल्व, तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न से और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से जो दिखाने की कोशिश करी वो आपको क्लियर होगा।
यानी वॉर सिंपल अगर हम सबको कंक्लूड कर दें, वॉर लंबा नहीं चलेगा, बहुत मई तक जाते जाते बंद हो जाएगा, अप एंड डाउन रहेगा, जून तक तो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएम जो अभी हमारी प्रेजेंट पार्टी है वो अभी स्टेबल बनी हुई है, कोई वहां दिक्कत नजर नहीं आती। इंटरनेशनल पोजीशन इंडिया को वही जो मैंने आपको बताया व्यापक रूप देना चाहती है, ये टेस्टिंग आप मान लीजिए इस चीज की थी। इंटरनल पॉलिटिक्स रहेगी, यूथ भी आगे आएंगे, वाद विवाद करेंगे, जगह जगह जो अपने ग्रुपिंग करेंगे, सभाएं करेंगे, वहां कुछ बोलेंगे, बट बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जुपिटर जो जेमिनी में जो ट्रांजिट करेगा, इससे इंडिया की मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग में यानी जैसे अभी 18 तारीख को आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन 25 के बाद यानी 26 की स्टार्टिंग से ये चीजें हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगी, हाँ कोई ऐसी चीज हो रही है। तो ये पूरा कंक्लूजन था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, एस्ट्रोलॉजी उसमें क्या कहती है, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डेमो के रूप में और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय श्री राम।